गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स 11 चैप्टर है अपना, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो इस चैप्टर का अपन ने इसका जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था इस चैप्टर के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में अपन ने, डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि ऊष्मागतिकी होता क्या है। तो अपन ने हिट को डिफाइन किया था, अपन ने ऊष्मा को डिफाइन किया था कि ऊष्मा होता क्या था। तो ऊष्मा अपने पास अपन ने बताया था कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया था कि एक फ्लूइड से तरल पदार्थ होता है बराबर, जो बहता है, लेकिन बाद में पता चला कि एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसका रूपांतरण किया जाता है। जैसे कल अपन ने दो चीजों के बारे में भी बात की थी कि यांत्रिक का ऊष्मा के रूप में और ऊष्मा का यांत्रिक के रूप में रूपांतरण। तो अपन ने ऊष्मा का यांत्रिक के रूपांतरण किया था, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपन ने देखा था भाप इंजन। तो भाप इंजन में क्या होता है, जिसमें हीट को कार्य के रूप में चेंज किया जाता है। और एक दूसरा अपन ने एग्जांपल पढ़ा था जिसका कार्य का ऊष्मा के रूप में रूपांतरित किया था, उसमें पढ़ा था कि सर्दियों के मौसम में जब हाथ को रगड़ा जाता है तो एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें अपन ने हाथों को रगड़ने का कार्य किया और उसका यूज ऊष्मा को रूपांतरित करने में किया गया। तो ये दो टाइप्स के अपन ने कुछ पढ़े। एक कुछ ऊष्मागतिकी के निकाय के बारे में पढ़ा। निकाय के बारे में पहले समझा निकाय क्या होता है। तो निकाय एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती है, वह निकाय। जैसे अपन ने एक पेंसिल या मतलब बहुत सारे टेबल हो गया, समझे, अपन ने कुछ एग्जांपल भी लिए थे। ये जो पेन है, पेन बहुत सारे कणों से मिलकर बना, मतलब ये एक सिस्टम है, एक बॉडी है, एक निकाय है। ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें ऊष्मा के नियमों का पालन किया जा सके, जिसमें हिट के कुछ लॉज लगते हैं उनका कुछ पालन किया जाए, वह ऊष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं। ठीक है। और उन निकायों के बारे में अपन ने 5 टाइप्स के निकायों के बारे में भी चर्चा की थी बराबर। उसमें सबसे पहले अपन ने स्थूल निकाय लिया था, जिसमें बहुत सारे, यदि कोई ऐसा निकाय जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है वह स्थूल निकाय होता है बराबर। एक सूक्ष्म निकाय की बात की जो बहुत कम कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्म निकाय या सीमित कणों से मिलकर बना होता है, वह सूक्ष्म निकाय होता है। एक अपन ने बात की थी खुला निकाय। ऐसा निकाय, भाई ऐसी बॉडी की बात करेंगे जिसके अंदर मान लो कोई द्रव भरा पड़ा है, यदि वो गर्म है बराबर, यदि वो गर्म है लेकिन वो निकाय खुला है, तो वहां से द्रव्यमान का और ऊष्मा का दोनों का आदान प्रदान हो सकता है भाई बराबर। तो ऐसा निकाय होता है, खुला निकाय होता है, ओपन सिस्टम बोला जाता है। यदि अपन क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, बंद निकाय की बात करेंगे, जिसके ऊपर ऐसे निकाय की बात करेंगे जिसके द्रव का आदान प्रदान अपन नहीं कर सकते, उसके द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान वहां से जरूर हो सकता है, हिट का ट्रांसफर इस परिवेश के साथ जरूर हो सकता है। ऐसे निकाय को अपन बंद निकाय कहते हैं। ठीक है। एक और निकाय अपन ने पढ़ा था विलगित निकाय। विलगित निकाय का ये मतलब होता है, जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल भी देखा था थर्मस। थर्मस कैसा होता है, यदि आप ठंडे पदार्थ को अंदर रख रहे हो या गर्म पदार्थ को अंदर रख रहे हो तो वह गर्म ही रहेगा, या ठंडे को रख रहे हो तो वह ठंडा ही रहेगा। अब ऐसे निकाय को अपन विलगित निकाय, मतलब इस परिवेश के साथ वह ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता बराबर, द्रव्यमान का आदान प्रदान होता ही नहीं है और ऊष्मा का भी आदान प्रदान इस परिवेश के साथ नहीं करता। ऐसे निकाय को अपन विलगित निकाय के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे पूरी तरह इस परिवेश के साथ वह जो पदार्थ होता है वह निकाय होता है जो पूरी तरह इस परिवेश के साथ आइसोलेटेड होता है, भिन्न होता है, अलग होता है बराबर। ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। इससे अपन कुछ आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के कुछ चर, निर्देशांक चर पढ़ेंगे। अब निर्देशांक चर क्या होते हैं, तो चर की बात करेंगे तो वहां पे 3 टाइप्स के चर की बात करेंगे। सबसे पहले तापमान, सेकंड बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे दाब की, थर्ड बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे उसके आयतन की। इन तीनों की, ये ऊष्मागतिकी के निर्देशांक के चर होते हैं। तो यहां पे बात करेंगे, यदि अगला टॉपिक है ऊष्मागतिकी की के निर्देशांक चर बराबर। और निर्देशांक चर के बारे में बात करेंगे तो यहां पे 3 टाइप्स के चर की अपन ने बात की है। ताप, टेम्परेचर,
सेकेंड है दाब, प्रेशर, थर्ड है आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, ये तीन टाइप्स के अपन ने चर के बारे में बात की। ऊष्मागति के निर्देशांक चर होते, ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया। यदि मैं पहले की बात करता हूं कि तो मेरे पास एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, मान लो उसके अंदर मान लो गैस भरी पड़ी है, बराबर, और उस पे लगा है पिस्टन। यदि एक बात करेंगे अपन यहां पे, चलो ये मान लो यहां पे अपन ने एक सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर लिया, सिलेंडर को बना देते हैं अच्छे से। ये अपने पास सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, बराबर। इस सिलेंडर के ऊपर ये गैस से भरा पड़ा है, ठीक है, और यहां पे लगा ऊपर की तरफ एक पिस्टन, ये लगा है अपने पास पिस्टन, ठीक है, ये लगा है अपने पास पिस्टन। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है अपने पास, ये जो अंदर भरी पड़ी है ये अपने पास गैस है, बराबर। ये अपने पास गैस भरी पड़ी, ये अपने पास क्या है, एक सिलेंडर, ठीक है, बराबर। यदि अपन यहां पे बात करेंगे तो यहां पे नीचे की तरफ अपन ने कुछ तापमान देने के लिए एक बर्नर क्या बनाया गया भाई, एक बर्नर, और बर्नर बनाने के बाद वो क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बर्नर बनाया गया जहां से क्या, क्यू ऊष्मा दी जाती है किस, इस सिलेंडर को, ठीक है। तो यहां पे अपन ने बात की है, ये ऊपर की तरफ लगाया, ये जो अपन ने ऊपर की तरफ लगाया ये अपने पास है पिस्टन, बराबर। तो यहां पे अपन बात करेंगे ऊष्मागतिकी के चरों के बारे में बात करेंगे। तो यहां से एक सिलेंडर लिया गया जिसके अंदर भरी पड़ी है गैस, उसके ऊपर लगाया गया पिस्टन, नीचे से दिया गया उसको ताप। यदि टेम्परेचर देने के साथ साथ मान लो इस सिलेंडर की पहले वाली स्थिति की बात करूंगा तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन होगी, यदि मैं यहां पे फर्स्ट कंडीशन की बात करूंगा, यदि मैं यहां पे फर्स्ट कंडीशन की बात करूंगा तो मेरे पास P1, T1 और V1 होगी, बराबर। सेकेंड कंडीशन, जब ये सिलेंडर को कुछ ताप नहीं दिया जाता, बराबर, तब मैं बात करूंगा तो यहां पे कंडीशन P1, T1 और V1 होगी। जब मान लो इसको यदि Q टेम्परेचर आपके पास दिया जाता है तो सेकेंड कंडीशन अपने पास यहां पे हो जाएगी, इन चरों में चेंज हो जाएगा। यहां पे बात करेंगे जो दाब होगा वह P2 हो जाएगा, ताप होगा T2 हो जाएगा, और आयतन होगा वह V2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, टेम्परेचर जब इसको कुछ ऊष्मा नहीं दी जाती थी तब इसका जो टेम्परेचर था वह कुछ चेंज था। जैसे ही इसको कुछ हिट प्रोवाइड करवा दी गई तो इस सिलेंडर के अंदर के जो भरी गैस का है वो कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बराबर। जो T1 से T2 हो जाएगा, आयतन में चेंज हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, बराबर। यदि प्रेशर चेंज होता, मान लो जैसे ही आप ऊष्मा दोगे तो ये जो ऊपर की तरफ ये जो पिस्टन होता है ना, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ दबाव डालने लगेगा, ऊपर खिसकने लगेगा, सीधी सी बात है। अपन मान लो इसके प्रेशर को, आयतन को नियत करने के लिए ऊपर की तरफ लगाते हैं कुछ वजन, वेट, क्या बोलता है, वजन, बराबर। तो इसके कारण अपन ने यहां पे देखते हैं कि इन चरों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, बराबर। तो यहां पे ऊष्मागतिकी के चर, यदि मैं यहां पे ताप की बात करूं, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मापने के लिए अपन को पता है कि यदि किसी के तापमान को मापने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सीधी सी बात है, एक थर्मामीटर यूज करते हैं, बराबर। यदि तापमान को मापेंगे तो किससे यूज करेंगे, थर्मामीटर। दाब या प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, यदि प्रेशर के फॉर्मूले की बात करेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे, बल बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है। और आयतन का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड टू हाइट,
जितनी हाइट होगी, बराबर। ये होगा इसके आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन ने ये कुछ ऊष्मागतिकी के निर्देशांक के चरों के बारे में बात की है, बराबर। सेकंड बात करेंगे अपन इसी के अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसको बोला जाता है तापीय साम्य। क्या बोला जाता है? तापीय साम्य, ठीक है। क्या बोला जाता है? तापीय साम्य अवस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक की बात करेंगे अपन यहां पे। सेकंड टॉपिक अपने पास है तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पे यदि मैं आंतरिक में साम्यावस्था से तात्पर्य है कि निकाय पर नेट बाह्य बल और बल आघूर्ण शून्य होता है। यहां पे सबसे पहले यांत्रिक के बारे में, तापीय साम्य की अवस्था के बारे में बात करेंगे अपन। उससे पहले अपन कुछ मैकेनिकल के बारे में बात करते हैं कि यांत्रिकी की साम्य कैसे होता है। यदि यांत्रिकी साम्य की बात कर रहे हैं तो यहां पे होता है कि यदि परिवेश और निकाय के मध्य कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं करे, यदि निकाय और उसके आसपास के वातावरण के बीच में कोई भी बल कार्य नहीं करता, यह बल आघूर्ण का मान शून्य होता हो, वह अपना किसके अंदर आ जाता है? यांत्रिकी साम्य के अंदर। यदि साम्य अवस्था के प्रकार, तापीय साम्य से पढ़ने से पहले अपन एक साम्य अवस्था के कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं। साम्य अवस्था के प्रकार, और साम्य अवस्था के प्रकार के मैं सबसे पहले प्रकार की बात करेंगे तो वो अपने पास होता है यांत्रिक साम्य। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब क्या होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें निकाय और परिवेश के बीच में जो लगने वाला बल होता है, जो बल आघूर्ण होता है, उसका मान शून्य होता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ऐसी अवस्था जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य लगने वाला बल या बलाघूर्ण, बल आघूर्ण का मान शून्य होता है, वह यांत्रिक साम्य की अवस्था के अंदर आता है। मान लो मैकेनिकल साम्य अवस्था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती? जब निकाय और परिवेश के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर कार्य नहीं करेगा, कोई टॉर्क उस पर कार्य नहीं करेगा, तब वह इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगा, वह भी यांत्रिकी साम्य के अंदर होगा। मान लो कोई निकाय है, यदि इसके ऊपर यदि बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता है तो वह कुछ कार्य नहीं करेगा, तो वह साम्य अवस्था में होगा, उसकी कंडीशन जो होगी वह इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी। ये यांत्रिकी साम्य का मतलब होता है। अरे यार कैंसिल हो गया, वापिस देखते हैं इसको। चलो 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 चलो, ये ठीक है, अपने पास यांत्रिकी साम्य हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो यांत्रिकी साम्य के अंदर अपने पास लिखा हुआ है यांत्रिकी में साम्य अवस्था से तात्पर्य है निकाय पर नेट बाह्य बल या बल आघूर्ण शून्य होता है, वही यांत्रिकी साम्य अवस्था कहलाता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी में साम्य अवस्था का अर्थ भिन्न संदर्भ में दृष्टिगोचर होता है। निकाय की अवस्था को उस समय साम्य अवस्था में कहते हैं जब निकाय को अभिलक्षणित करने के लिए करने वाले स्थूल चर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। किसी पर्यावरण, उदाहरण में क्या लिखा है, किसी पर्यावरण से पूर्णतः ऊष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी कोई गैस ऊष्मागतिकी रूप से तब साम्य अवस्था में होगी जब उसके दाब, आयतन, दाब, द्रव्यमान के परिमाण और संगठन के समय के साथ परिवर्तित न हो। मतलब जैसे दाब में चेंज नहीं आ रहा है, यदि किसी के अंदर भरी पड़ी हुई गैस भरी पड़ी है किसी पात्र के अंदर, उसके यदि टेम्परेचर, दाब और अपने ताप वगैरह कोई चेंजेस नहीं हो रहा, किसी में परिवर्तन नहीं आ रहा है समय के साथ,
तो वो एक साम्य अवस्था के अंदर आता है, वह एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड अपन बात करेंगे रासायनिक समय। देखो यांत्रिक समय के बारे में अपन ने बात कर ली है। किसी निकाय को यदि अपन किसी परिवेश में रखेंगे और कोई भी बल कार्य नहीं करता है तो वो यांत्रिक समय। सेकंड बात करेंगे यहां पे अपन, सेकंड बात करेंगे रासायनिक साम्य। किसकी? रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या है? यदि परिवेश और निकाय के रासायनिक घटकों में प्रक्रिया के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हो, बराबर, वह केमिकल रासायनिक साम्य कहलाता है। यदि यहां पे लिखेंगे ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें निकाय, ऐसी अवस्था जिसमें निकाय व परिवेश के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक घटकों में प्रक्रिया के दौरान रासायनिक घटकों के प्रक्रिया के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक साम्य कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रासायनिक साम्य कहलाता है। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि भाई निकाय और परिवेश के बीच में यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके दौरान यदि कोई चेंजेस नहीं आ रहा है निकाय के अंदर, तो वैसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्य। अपन एक लास्ट वाली कंडीशन यांत्रिक साम्य और रासायनिक साम्य तो पढ़ लिया, अपन को मेन टॉपिक इस पे बात करेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा है। तो लास्ट वाली अपने पास एक और रहती है, थर्ड, जिसको बोला गया है ताप्य साम्य। क्या बोला गया? तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन से समझने से पहले एक चीज अपन समझते हैं। यहां पे जैसे अपने पास दो डायग्राम दे रखे, बराबर, इसमें दोनों डायग्राम में आप क्या दिख रहा है कि निकाय, सबसे पहले यदि ए की बात करूंगा तो निकाय ए और बी एक रुद्धोष्म दीवार से पृथक है। भाई ए और बी बीच में एक रुद्धोष्म दीवार लगी हुई है, इसके अंदर भी अपने अंदर क्या कुछ गैसेस भरी पड़ी है, ए के अंदर, बी के अंदर भी गैसेस भरी पड़ी है, लेकिन बीच में, इन दोनों के बीच में जो पार्ट कर रखा है वह एक रुद्धोष्म दीवार है। रुद्धोष्म दीवार का मतलब क्या होता है? इन दोनों का कनेक्शन आपस में नहीं है, बराबर। इस दीवार जिसमें उष्मा का मतलब ताप दाब किसी का भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ये रुद्धोष्म दीवार है। इस दीवार से उष्मा आर पार नहीं जा पाती भाई, सीधी सी बात है। रुद्धोष्म, यदि मैं रुद्धोष्म दीवार की बात करूंगा तो रुद्धोष्म दीवार का मतलब होता है जिससे उष्मा का, हीट का आदान प्रदान नहीं होता। मतलब सीधी सी बात है, वह दीवार, वह वॉल सीधी सी बात है कि भाई हीट को ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने यहाँ पे ये बी पॉइंट लेकर चल रहा है। यहाँ पे निकाय और ए बी के एक उष्मा पार्थ दीवार से पृथक दर्शाए गए। ये एक चालक दीवार होती है जिससे उष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय में चली जाती है। यहाँ पे चालक दीवार यूज के जिसमें उष्मा का, चालक दीवार का मतलब जिसमें उष्मा का आदान प्रदान होता है, बराबर। तापीय साम्य अवस्था से मतलब है यदि किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर उनमें उष्मा प्रवाह न हो। यदि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में रखने पर उसमें उष्मा का प्रवाह न हो तो वो अपने पास एक तापीय साम्य अवस्था के अंदर, तापीय साम्य अवस्था के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां पे अपन तापीय साम्य अवस्था के एक पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे किस तरीके से सबसे पहली बात करते हैं कि मान लो अपने पास कोई निकाय है, ए निकाय है। ठीक है, तापीय साम्य अवस्था को समझने के लिए मान लो अपने पास कोई निकाय है, ए है, ये अपन ने कोई निकाय लिया, अरे यार,
ये निकाय ए लिया, ठीक है, ये निकाय ए लिया और एक निकाय अपने पास बी है। ये निकाय अपने पास बी लिया, ठीक है। एक और अपन बना देते हैं यहीं पे, ठीक है, ये अपन ने यहां पे बना लिया, ठीक है। सबसे पहले ये बात करेंगे यहां पे कि जैसे मान लो अपने पास ये एक निकाय है जिसका नाम दे दिया अपन ने ए निकाय, ये निकाय अपने पास बी है, इसके अंदर भी मान लो कोई, इस निकाय के अंदर गैस भरी पड़ी है, इस निकाय के अंदर भी गैस भरी पड़ी है, इसका टेम्परेचर मान लो कुछ टेम्परेचर अपने पास है, तापमान है वह टी ए है, और इसका टेम्परेचर अपने पास टी बी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर अपने पास क्या है, टी बी, ठीक है। तो अब ये दोनों निकाय मान लो इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है, बराबर। इसके अंदर जो द्रव भरा पड़ा है, गैस भरी पड़ी है, इसके अंदर जो द्रव या गैस भरी पड़ी है, दोनों का टेम्परेचर अपने आप में अलग अलग है। मान लो अपन यहां पे करते हैं, यदि मैं टीए का मान, टीए का जो तापमान ए की जो निकाय ए है उसका तापमान यदि मैं ज्यादा ले रहा हूं टी बी से, भाई यहां पे जो टेम्परेचर ए निकाय है उसका टेम्परेचर बी निकाय से ज्यादा है, यहां पे लिख देता हूं निकाय, और किस निकाय ए, यहां पे लिख देते हैं निकाय बी, बराबर। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहां पे ए निकाय का टेम्परेचर ज्यादा है बी निकाय से। जब मैं इन दोनों निकाय को एक दूसरे के पास में लाऊंगा, एक दूसरे के संपर्क में लाऊंगा, तो ये जो बीच में है ना, इसको मैं कुछ टाइम के लिए ये बोल देता हूं कि जो बीच में दे रखी है ना, ये अपने पास एक चालक दीवार, क्या बोले, क्या बोलेंगे यहां पे, चालक दीवार। और चालक दीवार मैंने पहले भी बताया, चालक दीवार क्या होती है, तो चालक दीवार उसको बोलते हैं जहां से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके, बराबर। तो सीधी सी बात है, यदि मैं दोनों को पास में लाऊंगा तो मेरे पास ये निकाय ए है, इस निकाय को मैंने बोला ए, ये मेरे पास निकाय ए है, और ये मेरे पास निकाय बी, बराबर। अब जब बोला गया तो यहां पे टेम्परेचर किसका ज्यादा है भाई, टीए का, ये टेम्परेचर ज्यादा है टीबी से, बराबर। तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, तो इस निकाय के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होगा वह अपने पास ज्यादा से कम के अंदर होगा, सीधी सी बात है। ऊष्मा का जो ट्रांसफर होगा, यहां पे लिखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण या ट्रांसफर बोलो या फिर आदान प्रदान बोलो, बराबर। तो वो किससे होगा, ए निकाय से बी निकाय के अंदर। अब सीधी सी बात, चालक दीवार, बीच में चालक दीवार है, चालक दीवार का मतलब जो हीट का ट्रांसफर कर सके, ऐसी दीवार जिसके अंदर से रुद्धोष्म की दीवार की बात करेंगे तो वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन चालक दीवार से तो होता है, कंडक्टर वॉल से तो होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, बराबर। तो यहां पे हाई, जो जिसका टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ अपने पास ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। तो ये अपन ने बात की, और कुछ टाइम के बाद अपन देखते हैं भाई इन्हीं दो, यदि मैं निकाय को ले रहा हूं, इसका टेम्परेचर कुछ अलग था, इसका टेम्परेचर कुछ अलग है। अपने तापीय साम्यावस्था के बारे में बात कर रहे, तापीय साम्यावस्था कब आती है, मान लो अपन ने एक कंडीशन रखी है यहां पे, ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई जो मैंने निकाय ए लिया था उसका टेम्परेचर ज्यादा है निकाय बी से। अब तापीय साम्यावस्था में तो है नहीं, जब मैंने दोनों को आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाया
तब मैंने बोला कि यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है वह लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ेगा, मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बढ़ेगा। और कुछ टाइम के बाद, क्या बोला, कुछ समय के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे एक टेम्परेचर मिलेगा इसका और इसका, वह दोनों का इक्वल टेम्परेचर होगा, T डैश इक्वल टू टी बी डैश। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, एक तापीय साम्य अवस्था के कंडीशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यदि कोई निकाय साम्य अवस्था में है नहीं, व्यापक रूप में यह विचारों और के परिवेश और उस दीवार की प्रकृति पर निर्भर करता है जो निकाय को परिवेश से पृथक करती है। कल्पना कीजिए ए और बी दो भिन्न पात्रों में भरी गैस है। प्रयोग द्वारा हमें पता चला गैस के लिए द्रव्यमान, दाब और ताप उसके दो स्वतंत्र चरों के रूप में चुना जा सकता है। मान लीजिए गैसों के दाब आयतन पीए और वीए दोनों का, पहले दोनों निकाय पास पास में है परंतु किसी रुद्धोष्म दीवार से पृथक है, एक दूसरे से पृथक रखे गए। इस दीवार के कारण ऊर्जा एक पात्र से दूसरे पात्र में नहीं जा पाती और निकाय को भी शेष परिवेश से इसी प्रकार रुद्धोष्म दीवार से पृथक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाया गया कि पीए वीए के किसी संभावित युग्म का मान पीबी वीबी के किसी भी संभावित युग्म के मान के साथ समय अवस्था में होगा। पुनः कल्पित रुद्धोष्म दीवार को एक उष्मा पार्थ दीवार से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, और उष्मा पार्थ दीवार कौन सी होती है, चालक दीवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह दीवार ऊर्जा को एक निकाय से दूसरे निकाय में जाने देती है, जिसको अपन कंडक्टर वॉल कहते हैं। और कंडक्टर वॉल कहने के बाद यहाँ पे देखो किस तरीके से ये एक अपने टेम्परेचर को, जो हाई टेम्परेचर होता है उसको लोअर टेम्परेचर की तरफ, यदि यहाँ पे रुद्धोष्म दीवार होती, यहाँ पे यदि अपन बोल रहे हैं कि इसके बीच में यदि रुद्धोष्म दीवार होती तो यह टेम्परेचर इधर की तरफ नहीं आता, उष्मा का आदान प्रदान वहां पे रोक देता है। ठीक है, तो ये अपन ने तापीय साम्य अवस्था के बारे में बात की। एक होता है उष्मा गतिकी साम्य, यदि कोई दो निकाय यांत्रिकी, रासायनिक और तापीय साम्य में हो तो वे उष्मा गतिकी साम्य में होंगे। यदि कोई दो निकाय यांत्रिक साम्य में हो, उष्मा गतिकी क्या रासायनिक साम्य में हो या तापीय साम्य में हो, तो वो किस में होंगे, उष्मा गतिकी निकाय के उष्मा गतिकी साम्य अवस्था के अंदर होंगे। तो ये अपन लिखते हैं साम्य अवस्था को, क्लियर हो गया साम्य अवस्था कि भाई ए लिया बी लिया, दोनों का टेम्परेचर है अलग अलग था, जैसे ही अपन ने इनको दोनों को संपर्क में लाया तो कंडक्टर वॉल बीच में चालक दीवार है, तो वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर उष्मा का आदान प्रदान होगा, जिसके कारण कुछ टाइम के बाद दोनों की कंडीशन, दोनों का तापमान सेम आ जाएगा, ये तापीय साम्य अवस्था के अंदर आ जाएंगे। तो ये अपन ने यहाँ पे बात की, ये तापीय साम्य अवस्था हो गई। ठीक है, देखो कि निकाय ए और बी के स्थूल चर स्वतः उस समय तक परिवर्तित होते हैं जब तक दोनों निकाय साम्य अवस्था की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते। देखो यहाँ पे दोनों ए और बी भाई उस तरीके से रेट का ट्रांसफर करते रहते हैं, इस उष्मा का आदान प्रदान करते रहेंगे जब तक ये दोनों इस वाली कंडीशन के अंदर नहीं आ जाते। इस वाली कंडीशन के अंदर आने पर ये दोनों जो निकाय होते हैं, निकाय साम्य अवस्था में आ जाते हैं, साम्य निकाय साम्य अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, निकाय साम्य अवस्था में हो जाते हैं या आ जाते हैं, ऐसे निकाय। ठीक है, तो ऐसे निकाय को अपन ने बात की, ये साम्य अवस्था की अपन ने बात की। यदि अपन ने रुद्धोष्म दीवार की भी बात की, रुद्धोष्म दीवार क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं नीचे की तरफ, रुद्धोष्म दीवार की बात, चालक दीवार की बात करेंगे, यहां पे पॉइंट लगा के एक लिख देते हैं अपन अलग कलर से। देखो चालक दीवार के बारे में बताया, चालक दीवार यूज करते हैं अपन, कंडक्टिंग वॉल, और कंडक्टिंग वॉल के बारे में बात की है तो कौन सी होती है, जिसमें दो निकायों के मध्य उष्मा का आदान प्रदान होता है। और यहां पे यदि मैं रुद्धोष्म दीवार की बात करूंगा, और रुद्धोष्म दीवार किसे कहते हैं, तो यहां पे जिसमें दो निकाय के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है।
ठीक है, तो ये अपने पास दोनों, ये अपने पास दोनों बातें आ गई। ठीक है, तो अपन ने अच्छी तरीके से तापीय साम्य अवस्था को पढ़ा, बराबर, कि तापीय साम्य अवस्था क्या होती है। जैसे मान लो अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई एक निकाय ए लिया है जिसका टेम्परेचर TA था, एक निकाय बी लिया जिसका टेम्परेचर B था, बराबर TB था, और दोनों का टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर में अंतर था, दोनों का टेम्परेचर चेंज था, जिसके वजह टेम्परेचर ए निकाय का टेम्परेचर ज्यादा था बी निकाय से। जब दोनों निकाय को पास में लाया गया, बराबर, उनके बीच में चालक दीवार है, तो हमेशा तापमान का आदान प्रदान हुआ, मतलब हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, बराबर। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब दोनों तापीय साम्य अवस्था के अंदर आ जाते हैं, इसी चीज को बोलते हैं तापीय साम्य अवस्था। क्लियर। उष्मागतिकी साम्य के बारे में बात की, तो ऐसे दो निकाय जिनका रासायनिक, यांत्रिक और तापीय साम्य अवस्था हो तो वे उष्मागतिकी साम्य अवस्था में होंगे। यदि ये एक बात करेंगे अपन उष्मागतिकी साम्य की, उष्मागतिकी साम्य, उष्मागतिकी साम्य। और उष्मागतिकी साम्य क्या होता है? उष्मागतिकी साम्य एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें, एक ऐसी अवस्था जिसमें दो निकाय रासायनिक साम्य, दो निकाय या तो रासायनिक साम्य यांत्रिक साम्य व तापीय साम्य अवस्था, तापीय साम्य अवस्था में हो तो वे उष्मागतिकी साम्य में होंगे। ठीक है, तो यहां पे अपन ने उष्मागतिकी साम्य को पढ़ा। उष्मागतिकी साम्य के अंदर क्या होते हैं कि भाई ऐसे निकाय, दो निकायों की बात की जो जिनका रासायनिक साम्य भी हो, तापीय साम्य भी हो और यांत्रिक साम्य भी हो, तो ऐसे जो निकाय होते हैं ना उनको उष्मागतिकी, टोटल ये बोलेंगे तो उष्मागतिकी साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन एक नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की बात करेंगे ना तो इसके अंदर 3 नियम बता रखे। उष्मागतिकी के 3 नियम यूज होते हैं, बराबर। सबसे पहला नियम शून्य कोटि का नियम होता है, सेकंड फर्स्ट लॉ होता है, और सेकंड क्या बोलता है, सेकंड थर्ड सेकंड लॉ होता है। ठीक है, तो यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है ना, उसका नाम शून्य कैसे पड़ा? जीरोज लॉ, ऐसे बोला जाता है जीरोथ लॉ। और जीरोथ लॉ कैसे पड़ा भाई? फर्स्ट और सेकंड आ गया लेकिन जीरोथ लॉ कैसे हो गया? तो सबसे पहले एक बात बताता हूं कि पहले साइंटिस्ट ने फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिस्कवर कर लिया था, बराबर। यहां पे उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम आ गया था, लेकिन उसके बाद जीरोथ लॉ उसके बाद आया, बराबर। जो पहले आना चाहिए था लेकिन वो बाद में आ गया, इसलिए इसका नाम अपन साइंटिस्ट ने रखा जीरोथ लॉ। तो उष्मागतिकी के शून्य नियम की बात करेंगे। उष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम, यदि यहां पे बात करेंगे उष्मागतिकी के नियम, सबसे पहले उष्मागतिकी के नियम, और उष्मागतिकी के जो नियम की बात करेंगे तो अपने पास उष्मागतिकी के 3 नियम है। क्या बोला? उष्मागतिकी के 3 नियम है। ठीक है, सबसे पहले नियम की बात करेंगे यहां पे, तो सबसे फर्स्ट नियम था अपने पास उष्मागतिकी का, उष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। सेकेंड नियम की बात करेंगे यहां पे, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, एक एक करके तीनों नियमों को पढ़ेंगे अपन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स। और थर्ड नियम पढ़ेंगे अपन ऊष्मागतिकी का सेकेंड नियम, तो ये आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, ये अपने पास तीनों नियम है। इसमें सबसे पहले नियम की अपन सबसे पहला नियम चालू करते हैं। सबसे पहले नियम की बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहला नियम है अपने पास फर्स्ट लॉ ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, इस नियम की बात करेंगे। तो ऊष्मागतिकी मैंने पहले ही बताया, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने जीरोथ लॉ कैसे नाम रखा। तो जीरोथ लॉ का इसलिए ऐसे नाम रखा गया कि ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ पहले आ गया था, उसके बाद जीरोथ लॉ का डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम शून्य कोटि का नियम। इसको सेकेंड लॉ नहीं बोल सकते थे, इसलिए इसका नाम अपन ने क्या बोला, वैज्ञानिकों ने शून्य कोटि का नियम रखा। ठीक है, तो इस नियम में कहना क्या चाहते हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया, क्या क्या चीजें बताई, तो उन्होंने बताया यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ताप्य साम्य अवस्था में होंगे तो वो आपस में भी ताप्य साम्य अवस्था में रहेंगे। सिंपल सा नियम है। उसने एक चीज बोली कि मान लो एक निकाय ए है, एक निकाय बी है और एक निकाय सी। भाई तीनों निकाय को ले लिया, तीनों का टेम्परेचर उसने अलग अलग रख दिया। भाई एक निकाय ए है, एक निकाय बी है और तीसरा निकाय सी है। तो यदि ए निकाय बी निकाय से रुद्धोष्म दीवार से अलग अलग है, मतलब दोनों का जो तापमान है वह समान नहीं है, लेकिन तीसरा जो सी निकाय है वह दोनों के साथ, बी निकाय के साथ भी और ए निकाय के साथ भी चालक दीवार से जुड़ा हुआ है, मतलब इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये तीनों कुछ समय बाद ये तीनों आपस में ताप्य साम्य अवस्था में होंगे। ये जीरोथ लॉ बताता है कि भाई दो निकाय, यदि कोई दो निकाय आपस में भिन्न है और तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ताप्य साम्य अवस्था में हो तो वे आपस में भी ताप्य साम्य अवस्था में होंगे। तो इसको अपन करते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, फिर इसको करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक नियम है अपने पास, जीरोथ लॉ। ठीक है, देखो ये अपने पास बना रखा है। ठीक है, तो यहां पे अपन ये अपने पास एक निकाय है, ठीक है, ये अपने पास निकाय है। और इस निकाय का चलो एक एक चीज और करते हैं, ये है ना अपने पास
यही करते हैं। हाँ ये सही है, ये बेस्ट है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। एक और इसको बनाते हैं अपन पूरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर और इस ठीक है, इसको ले आते इसके ऊपर। अरे यार, चलो ठीक है। हाँ ये सही है, ठीक है। ऐसा अपन ने निकाल लिया एक, और इसके बीच में एक दीवार जोड़ी गई। जैसे दीवार अपन लगाते हैं, जैसे अपने पास ये पार्ट पार्ट कर दिए इन दोनों के, ठीक है। एक दीवार इसके बीच में लगा दी गई, ये दो दीवार। चलो अब बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम देखना। जैसे मैं इसकी बात करूंगा, जो आसपास की जो दीवारें हैं, ये इसकी वॉल है, ये दीवार है। यदि बात करेंगे इन दीवारों को, ये रुद्धोष्म है। इन दीवारों को क्या बोला गया? रुद्धोष्म टाइप दीवार है। बराबर, इसको बोला जाएगा रुद्धोष्म दीवार। और रुद्धोष्म दीवार में अभी बता के आ गया, रुद्धोष्म दीवार क्या होती है? ऐसी दीवार जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। बराबर, ये अपने पास एक ए है, ये अपने पास एक बी निकाय है, और ये अपने पास एक सी निकाय है। इसके अंदर भी मान लो एक गैसेज कुछ भरी पड़ी है, द्रव भरा पड़ा है, इसके अंदर भी द्रव भरा पड़ा है। लेकिन निकाय को देखना, इस निकाय के अंदर बात क्या कहना चाहता है कि ये जो ए और बी, भाई इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इसका तापमान अलग है, इसका तापमान अलग है। इसके बीच में जो ये दीवार दिख रही है ना, ये अपने पास रुद्धोष्म दीवार है। क्या बोला जाता है इसको? रुद्धोष्म दीवार है भाई। ये भी अगर दीवार की बात करेंगे तो ये भी अपने पास क्या है? एक रुद्धोष्म टाइप दीवार है। तो मतलब सीधी सी बात है, इसका टेम्परेचर मान लो मैं टीए ले रहा हूं, इसका टेम्परेचर अपने पास टीबी है, तो टीए टेम्परेचर और टीबी टेम्परेचर दोनों अलग अलग है। यदि इस निकाय की बात करेंगे तो इस निकाय के अंदर जो द्रव या कोई गैस भरी पड़ी है, इसका टेम्परेचर तापमान कुछ अलग है, और बी के अंदर कुछ तापमान अलग है। और सी निकाय जो इन दोनों निकायों के साथ ताप साम्य अवस्था में हो, मतलब यहां पे जो बीच में ये जो दीवार है दोनों की, ये जैसे इस दीवार को बोला गया है चालक दीवार, कंडक्टिंग वॉल। चालक और चालक दीवार का मतलब आप समझ गए होंगे। चालक दीवार मैंने अभी लिखवाया है। चालक दीवार का मतलब क्या होता है? ऐसी दीवार जिसके अंदर उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो सी निकाय, अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो सी निकाय होगा ना, वह बी के साथ भी तापीय साम्य अवस्था में और ए के साथ भी तापीय साम्य अवस्था में। भाई यहां से भाई उष्मा का आदान प्रदान इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में तो नहीं हो सकता, लेकिन सी से उष्मा का आदान प्रदान जरूर हो सकता है। ये भी उष्मा का आदान प्रदान भाई जरूर कर सकता है। क्लियर भाई? बातें यहां पे क्लियर हो रही है कि भाई उष्मा गति के शून्य नियम क्या कहता है कि भाई ए एक ऐसा निकाय लिया जिसमें ए और बी ये आपस में एक दूसरे से रुद्धोष्म दीवार से संपर्क में, और सी निकाय इन दोनों के साथ तापीय साम्य अवस्था में होंगे, तो ये तीनों ए बी सी आपस में भी साम्य अवस्था पे, तापीय साम्य अवस्था के अंदर होंगे। यही उष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम है। तो लिखते इसके अंदर, यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य अवस्था में हैं, यदि लिखेंगे यदि कोई दो निकाय तीसरे निकाय के साथ
तापीय साम्य अवस्था में है, तापीय साम्य अवस्था में है, तापीय साम्य अवस्था में है, तो वे तीनों निकाय आपस में भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे, तापीय साम्य अवस्था होंगे। इस नियम को ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम कहते हैं, शून्य कोटि शून्य कोटि का नियम कहते हैं। भाई जीरोथ लोग क्या कहना चाहता है कि यदि दो आपस में एक दूसरे भले निर्दोष में लेकिन तीसरे के साथ तापीय साम्य, तो ये तीनों आपस में तापीय साम्य अवस्था में होंगे। मानो दो निकाय ए और बी आपस में अलग अलग है लेकिन तीसरे सी के साथ तापीय साम्य अवस्था में है, बराबर, तो ये तीनों आपस में ए बी सी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। यही अपने पास क्या है, रुद्धोष्म का क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम, शून्य कोटि का नियम। यदि बात करेंगे तो टीसी का टेम्परेचर, यहाँ पे अपन ने टेम्परेचर क्या लिया था, अपन ने यहाँ पे मान लो इसका टेम्परेचर टीसी का टेम्परेचर टीसी, ये अपने पास था, ठीक है। यदि बोलेंगे तो यहाँ पे एक और चीज अपन करते हैं, जैसे मान लो टीसी का यदि टेम्परेचर ज्यादा है टीए से और टीसी का टेम्परेचर यदि ज्यादा है टीबी से, भाई तो ये सीधी सी बात है कि भाई अपन ने क्या बोला था, ये हाई को लोअर देगा, ये हाई को लोअर की तरफ देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, टी ए प्लस टी बी इक्वल टू टी सी, ये कंडीशन आ जाएगी। इसको शून्य कोटि के नियम बोला गया, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो अपने पास आज शून्य कोटि का नियम अपन ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे उष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य के बारे में कुछ बातें करेंगे, बराबर। उसके बाद प्रथम नियम पढ़ेंगे, फिर सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।